नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की लास्ट क्लास के ऊपर बात। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। आज के जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं और आपको आज का ये लास्ट टेस्ट देना है और देखना है कि आपकी जो फिजिक्स की स्थिति है वो किस प्रकार की है। आज से आपके मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। तीसरे दिन आज से आपका एग्जाम होगा और एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से आपका हो। मैं ये शुभकामनाएं आपको देता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वह सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम हॉल के अंदर आए और आप एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई गई है। मैंने आपसे बोला था कि एनवायरनमेंट, बहुत सारे बच्चे रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि एनवायरनमेंट लाइए। आज ही के दिन आपको शाम को एक एनवायरनमेंट की क्लास मिलेगी जिसके अंदर मोस्ट 100 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली क्लासें हैं आप उनको मिस ना कर पाएं। ठीक है, आपका आज टेस्ट रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं 30 क्वेश्चनों का ये रहेगा। यहां पर आपके कितने नंबर आए आपको कमेंट जरूर करना है। बहुत स्पीड में मैं क्लास लेके चलूंगा क्योंकि रिवीजन ये क्लास है, आज का टेस्ट रहने वाला है। उत्तराखंड बंद दरोगा फिजिक्स की एक क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्या आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं क्वेश्चनों को फोड़ने के लिए? ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उनमें से कोटिंग होती है। वायर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ। भैया बोल रहा है जो घरों में वायर होती है, आपने देखा होगा उस पर जो कलर होता है ना, बाहर से कोटिंग होती है प्लास्टिक की, पीले रंग के, नीले रंग के, हरे रंग के। तो बोल रहा है कि जो बाहर से कोटिंग होती है वो किसकी होती है? पीवीसी की होती है। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीवीसी बोलते हैं। दूसरा पॉलीथीन हो गया, तो तीसरा हो गया तुम्हारा पॉलीथाइल फ्लोराइड और चौथा हमारा हो गया पॉलीस्टेरीन क्लोराइड। तो भैया जो इस पर कोटिंग होती है वो किसकी होती है? पीवीसी की होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पीवीसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पीवीसी का फॉर्मूला होता है C2H3Cl। ठीक है, और कभी भी केमिस्ट्री के अंदर Cl ऐसे नहीं लिखते हैं, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं? C अलग आएगा, L अलग आएगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जो पीवीसी का फॉर्मूला होता है C2H3Cl होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैकेनिकल वेव। भैया मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? जिसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो मैकेनिकल वेव कहलाता है। यांत्रिक तरंगे भैया रेडियो तरंग के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता है? नहीं है। ठीक है, एक्सरे तरंग के लिए नहीं है भैया, प्रकाश तरंग के लिए नहीं है। तो इसका मतलब जो साउंड वेव है, जो ध्वनि तरंग है, वो एक मैकेनिकल वेव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि तरंग की आवर्ती 0.1 सेकेंड है। भैया ध्वनि तरंग का आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल टाइम पीरियड हमें दिया है 0.01। इसकी आवर्ती होगी, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि कितनी होगी। फॉर्मूला होता है T = 1/n। तो यहाँ से n = आ जाएगा 1/t 1/0.01। भैया नीचे से 2 पॉइंट हटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 0 लग जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 100। भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, बस आज आपका टेस्ट ले रहा हूं कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, 100 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाएगा? भैया क्वेश्चन में दे रखा है 100 वोल्ट, इसका मतलब V की वैल्यू दे रखी है हमें 10 वोल्ट। ठीक है, ये कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, तो भैया वर्क पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है W = V/Q। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहां से W बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर W/Q होता है। V = W/Q होता है। ठीक हो गया, तो Q यहाँ चले जाएगा तो V × Q = W होता है। V की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 4 = W। तो आंसर आ जाएगा 40 और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 40 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये जो आपको नए फॉर्मूले मिल रहे हैं ना, आपको इनको नोट करते रहना है। और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो कराऊंगा, बिल्कुल आपको कराने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। कल के दिन आपको फॉर्मूले की क्लास मिल जाएगी। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ध्वनि के प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि का प्रभाव है, कोई भी आवाज हमारे कानों के अंदर कितने समय तक रहती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। 1/5 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। तो भैया 1/10 सेकेंड तक क्या रहती है? जो ये आवाज है हमारे कानों के अंदर रहती है।
अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है भैया, इन एन एग्जांपल ऑफ द सीरीज सर्किट। भैया सीरीज के अंदर किसे जोड़ा जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो जो हमारे घरों की लाइट होती है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमने पंखा लगा दिया, ठीक है, इसके बाद हमने इसमें आगे से बल्ब जोड़ दिया, आगे मैंने कहा कुछ और चीज़ मैंने इसमें जोड़ दिया, फ्रिज जोड़ दिया, कुछ भी अलग चीज़ जोड़ दी, तो इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। और अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लगा दूं, देखो मैंने कहा यहाँ पर पंखा लगा दो, दूसरा मैंने कहा यहाँ पर बल्ब लगा दो, मैंने कहा ऐसे यहाँ पर एक चीज़ और लगा दो, फ्रिज लगा दो, तो इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो चीज़ें याद रखना, ठीक है, सॉरी, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, समांतर क्रम। ध्यान रखना श्रेणी क्रम के अंदर जो आई रहती है वो कैसी रहती है, समान रहती है, धारा समान रहती है, ठीक है, और विभव यहाँ अलग अलग रहता है, ठीक है, विभव यहाँ अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ धारा अलग रहती है, जो आई है वो कैसी रहती है, अलग अलग रहती है, धारा अलग अलग, लेकिन यहाँ जो विभव होता है वो समान रहता है। तो याद रखना, अगर मान लेते हैं हम अपने घरों की जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है, घरों की, भैया वो समांतर क्रम में होती है। क्यों, अगर इस क्रम में होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ धारा बह रही है, सब में समान करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर अगर करंट ज़्यादा चला गया, पंखा खराब हो गया, ठीक है, तो भाई यहाँ से आगे तो करंट बह ही नहीं पाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो तो यहीं पर ही टूट गया है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी जो हमारे कमरे हैं वहाँ बल्ब भी नहीं जल पाएगा, कुछ भी नहीं जल पाएगा। क्या ऐसा होता है, नहीं। अगर एक कमरे की अगर लाइट हट जाती है तो दूसरे कमरे में जलती है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो घरों की लाइट होती है वो जुड़ी रहती है। अब आप देखिए इन क्रम में कौन श्रेणी क्रम में, घरों की वायरिंग प्रणाली नहीं, ये तो नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट ये भी नहीं होता, कार में हेडलाइट ये भी नहीं भैया। लेकिन जो आपने डेकोरेशन वाले लाइटें देखी होंगी, वो लाइटें क्या होती है ना, अगर एक जगह से खराब भी हो गई, मान लो आपने देखा होगा एक लाइट खराब हो गई, जल ही नहीं रही है, दीपावली की लाइट मान लो एक लाइट नहीं जल रही, लेकिन बाकी लाइटें तो जलती हैं, तो इसे ही बोला जाता है कौन सा क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो सजावटी लाइटें होती हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अरेंज की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। आवर्ती और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं। भैया मैंने क्वेश्चन बताया था t = 1/n, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये आवर्तकाल हो गया, ये आवर्ती हो गई। यदि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। भैया जो रडार होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। रमन प्रभाव क्या होता है, आप डॉपलर प्रभाव क्या होता है, ये तो भैया इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो रडार सिस्टम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है या प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, ठीक है भैया। रिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव से संबंधित है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव से है, तो आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्शन से है, ठीक है। तो जो संबंधित है रेडियो तरंगों का परावर्तन से संबंधित है रडार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। भैया कल भी मैंने आपसे बोला था कि जो ध्वनि की पिच है, पिच कहने का मतलब है कि आवाज तेज आएगी या आवाज धीरे आएगी, ठीक है। आवाज का मोटा और पतला होना, ये मैंने आपको बताया था कि भैया जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी आवाज पतली होती है और जो मेल होते हैं उनकी आवाज थोड़ी सी क्या होती है, भारी होती है। तो ये भारीपन किसकी वजह से आता है, ये पिच की वजह से ही आता है। तो ये जो पिच है ये किस पर डिपेंड कर रही है, कल की क्लास में आपको बताया था, जल्दी बताइए भाई। चीटिंग नहीं करनी है, जब स्कोर लिखोगे ना तो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बहुत सारे बच्चों ने इस पर आंसर आयाम लगाया होगा और इसका जो आंसर होने वाला है वो आयाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती। जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो भैया मुझे ये बताइए, जो ये आयाम है ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है कि आवाज़ कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो ये आवाज़ की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्ती। जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह, भैया विद्युत प्रवाह, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो हो रही है, उसको तुम्हें मेजरमेंट करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, गैल्वेनोमीटर चाहिए या एमीटर चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और कुछ एमीटर लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है और गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि इसके अंदर धारा है या नहीं है।
उसकी उपस्थिति को बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और उसे नापेगा कौन? वो नापेगा एमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटी छोटी चीज़ें हैं एग्जाम हॉल के अंदर जो गलत नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? भैया बहुत बार बता दिया है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? डब्लू होता है। विद्युत धारा का प्रवाह है भैया, विद्युत धारा प्रवाह क्या है? प्रकाश का, पानी का, विद्युत आवेश का या तरंग का? जो विद्युत धारा है वो विद्युत आवेशों का क्या है? प्रवाह है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या है? फ्लो है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है भैया? ये तो सभी को पता होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। आवेश की सॉरी हाँ ठीक है, चार्ज तो पूछा है, चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक वैद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? भैया ओम दिया है, इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखी है हमें 10 ओम, ठीक है। और आई इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? धारा कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर दिया हुआ है। और अगला चीज़ हमें टाइम दे रखा है कितना? 1 सेकेंड, क्योंकि लिख रखा है प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। तो ऊष्मा हमसे पूछ रहा है भैया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, H बराबर V²/R भी फॉर्मूला बताया था, H बराबर I² RT भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा H बराबर I की जगह कितना है? 5 × 5 दो बार लिख दूंगा। R हमें दे रखा है कितना? 10 ओम दिया हुआ है। और टाइम हमें दे रखा है 1, तो 5 × 5 = 25, 25.250, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा वो 250। आगे को क्या आएगा भैया? 250 जूल, ठीक है, या कैलोरी या 50 कैलोरी या जूल। 250 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। 220 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करो। हमसे आई पूछ रहा है कि कितनी फ्लो होगी। भैया V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, और ये हमें क्या दे रखा है? पावर दे रखा है। P इक्वल टू कितना दे रखा है? 1100 वाट। भैया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू VI। ये फॉर्मूले रट के जाना, पिछली बार बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे, और अब किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। भैया न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जहाँ से आते हैं वहीं से करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ बार बार चीज़ें, क्योंकि पिछली बार इसी चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे हुए थे, ठीक है। तो बाद में ये मत कहना कि सर आपने तो न्यूमेरिकल कराए ही नहीं, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे, याद रख लेना। और बाद में जब एनालिसिस कराऊंगा पेपर को, उस समय बताऊंगा कि मैंने ये कराए थे या फिर नहीं कराए थे। भैया ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। ये सब कुछ करा रखा है, रिवीजन करा रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होगा भैया, रेडॉन का तो नहीं किया जाता है, क्लोरीन का नहीं, नाइट्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की भी होती है और हाइड्रोजन का ही उपयोग भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंत में क्या बनता है? भैया ये बोल रहा है कि जब रेडियोधर्मी देखो क्या कह रहा है कि देखो जैसे ही यूरेनियम से ना रेडियोधर्मिता का क्या होता है, देखो जैसे यूरेनियम है उससे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जब निकल जाएंगे तो अंत में वो क्या बनता है भैया? यहाँ पर लेड मतलब होता है सीसा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बन जाता है? सीसा बन जाता है, ठीक है। जो रेडियोधर्मिता पदार्थ हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व हैं, तो इसमें जो 83 से 118 तक है ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीसा है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 82 होता है, तो 82 वाला तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग डेड एस के रूप में किया जाता है। भैया ठीक है, बोल रहा है जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? ईपन के लिए, सॉरी फ्यूल के लिए, चिकनाई के लिए, या मध्यस्थता के लिए, या इंसुलेटर के लिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्यस्थता के लिए, ठीक है। मॉडरेटर जो क्या करता है, जो रिएक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उनको क्या कर देता है? धीमा करता है,
ठीक हो गया। तो भैया जो ये हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है, उसका यूज़ रिएक्शन को धीरे करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब मध्यस्थता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है परमाणु त्रिज्या व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है। बोल रहा है जो हमारा परमाणु है उसकी त्रिज्या क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10। भैया इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है। फर्मी के अंदर कितना है, 10⁻15 माइनस का 15, नैनो मतलब 10⁻⁻9, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारी जल का रासायनिक संरचना क्या होती है भाई। भारी जल ये हैवी वाटर होता है, ठीक है, सॉरी ये नॉर्मल पानी हो गया, लेकिन जो भारी जल है उसका फॉर्मूला D2O। परमाणु क्रमांक इसका जो भार होता है वो कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। इसका कितना होता है, 18 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो दूसरा समस्थानिक है, ठीक है, ड्यूटेरियम जो है उसका ही ये क्या होता है, एक उससे ही मिलकर ये बना होता है, ठीक है, D2O। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। बोला जब रेडियोधर्मी पदार्थ के दौरान कोई परिवर्तन होता है तो कौन सा नहीं होता है। देखो गामा उत्सर्जन होता है, अल्फा उत्सर्जन होता है, बीटा उत्सर्जन होता है। तो ये ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर। भैया रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर होगा ये, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रीतलक है भैया, शीतलक है आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शीतलक आएगा। अमोनिया, नाइट्रोजन, परियान नहीं, फ्रियोन या ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बताएंगे कि किसका यूज़ किया जाता है, फ्रियोन का किया जाता है या फिर ऑक्सीजन का किया जाता है, नाइट्रोजन का या अमोनिया का। भैया फ्रियोन का किया जाता है। किसका किया जाता है, फ्रियोन का किया जाता है। और नंबर दूसरे पर अमोनिया का किया जाता है, पहले नंबर पर फ्रियोन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज़ करना होता है। भैया रासायनिक को वैद्युत में प्रयोग कर रहे हो तो वोल्टी सेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बादलों की बिजली चमक के काफ़ी समय बाद गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। बोल रहा है कि बिजली बहुत तेज हमें दिखाई देती है और गर्ज बहुत लेट में हमें सुनाई देती है। मतलब जैसे अभी बिजली कड़क गई लेकिन जो आवाज़ है वो बहुत लेट में सुनाई देगी, ऐसा क्यों। पहला, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। अरे भैया ये कौन सी बात हुई, गलत बात बोल दिया। गर्जन बाढ़ में उत्पन्न होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकती है। भैया बिल्कुल, बात तो इन्होंने सही बोला है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सर। भैया जो प्रकाश की चाल होती है ना, ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा तेज होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस घटना के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि भैया जो ध्वनि है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देगी, ऐसा क्यों। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन के कारण। भैया प्रतिबिंब तो नहीं होगा यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि का हस्तक्षेप, ध्वनि का विवर्तन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है या रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की वजह से ऐसा होता है या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से ऐसा होता है। तो मुझे बताइए जो ये हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो रात को ज़्यादा क्यों सुनाई दे रही हैं, परावर्तन या फिर अपवर्तन, ठीक है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। भैया हमें V दे रखा है 20 वोल्ट, हमें P दे रखा है 10 वाट, और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि धारा कितनी होगी, I बराबर, ये कितनी बार फॉर्मूला करा दिया है, P बराबर VI। अब तो सबको रट गया होगा, 10 V बराबर कितना आएगा, बट्टे में आ जाएगा I। भैया इसका मतलब होता है 0.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन रट गए होंगे आपको क्योंकि इतनी बार आपको करा दिए गए हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डेड एस पर आधारित है। भैया द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है, हुक का नियम नहीं, न्यूटन का नियम नहीं, आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं, फैराडे का नियम बिल्कुल सही। जो फैराडे का नियम है वो किस पर आधारित है, सॉरी पावर ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है, फैराडे के नियम पर आधारित है, ठीक है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थायिता में ध्वनि के वेग क्या क्वेश्चन कहता है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड थ्रू अ सेम मीडियम एंड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द। अच्छा ठीक है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों के अंदर ध्वनि के वेग का जो अनुपात है उसे क्या बोलते हैं, भैया उसे मैक नंबर बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं, मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
किसी एकल आवर्ती की आवाज़ को क्यों कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप देख लेना क्या कहते हैं इसको आप, होमवर्क 23। अगला क्वेश्चन, अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 है तो 220 स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। भैया सेम क्वेश्चन फिर से वही है, होमवर्क कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन। समय देख लो कितने कम समय में कितने क्वेश्चन करा दिए गए हैं। मेन उद्देश्य यही रहता है कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, और आज फिजिक्स की क्लास ये समाप्त हो चुकी है। अब अगर आप लोगों की कोई स्पेशल डिमांड है तो आप कर सकते हैं। समय तो मेरे पास नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं समय निकालूंगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने डन है, 100% है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपको बता दी जाए, फिजिक्स के केवल फॉर्मूले आपको बता दिए जाएँ, कुछ केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो आपको बता दिए जाएँ। और आज इवनिंग के समय आपको क्लास मिलने वाली है पर्यावरण के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके होंगे, शायद 1 से 1.5 घंटे की क्लास चल सकती है। 100 क्वेश्चन में इतना समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतरीन रहिए। अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, डरिए मत। आपके पक्ष में ही जो भी होगा निर्णय होगा। आपने मेहनत कर रखी है और ये जो मेहनत है आपके ज़रूर काम आने वाली है। ठीक है, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।